हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द वीडियो। भारत की इकोनॉमिक पॉलिसी पर आज बात करने वाले हैं कि कंट्री की इकोनॉमी को या अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए हमने इंडिपेंडेंस से लेकर के आज तक कौन कौन सी पॉलिसीज को अपनाया है और उसके पीछे के रीजंस क्या है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज पर ये वीडियो का पहला पार्ट है जिसमें हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं भारत की औद्योगिक नीति के बारे में, यानी इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिया के बारे में। तो टॉपिक शुरू करने से पहले हर बार की तरह देख लेते हैं कि इग्नू एमकॉम के एग्जाम में इस चैप्टर से क्या क्या सवाल पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में। देखिए, जो भी क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर में ये ओवरऑल चैप्टर से आए हैं। हालांकि हम इस चैप्टर में स्पेसिफिकली औद्योगिक नीतियों को डिस्कस करने वाले हैं कंट्री की, लेकिन जो क्वेश्चंस हैं वो ओवरऑल चैप्टर से होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय मॉनेटरी पॉलिसी, डिस्क्राइब वेरियस इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। ये क्वेश्चन आया हुआ है अगस्त 2021 में। इसे बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पूछा गया है और उसके इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पोज अ थ्रेट टू इकोनॉमी, व्हाट मेजर्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिजॉल्व दिस इश्यूज, डिस्कस। ये भी क्वेश्चन अगस्त 2021 का है। इसमें बेसिकली पूछा गया है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से आखिर इकोनॉमी को क्या थ्रेट है और क्या मेजर्स लिए गए गवर्नमेंट के थ्रू इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए। थर्ड क्वेश्चन है, what do you mean by monetary policy, explain its main objectives, what are the techniques employed by Reserve Bank of India to control the supply of money and credit, discuss। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका दिसंबर 2019 में। इस क्वेश्चन में भी बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में ही पूछा गया है और इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और टेक्निक्स क्या बताई गई हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी में क्रेडिट को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, उसकी सप्लाई को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, इसके लिए आरबीआई ने क्या टेक्निक्स बताई हैं। ठीक है, तो इसके बारे में पूछा गया है। मॉनेटरी पॉलिसी आप समझ पा रहे होंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थर्ड बात करते हैं, डिस्कस मॉनेटरी पॉलिसी एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। सेकंड है इसी का पार्ट, एक्सप्लेन द हाइलाइट्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी अनाउंस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये दोनों ही क्वेश्चन आए हुए हैं जून 2018 में। तो ये कुछ 2018 तक के मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। हालांकि इंपॉर्टेंस के पर्सपेक्टिव से हर एक टॉपिक जो है इसका इम्पोर्टेंट है। तो आज देख लेते हैं कि वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक पॉलिसीज एज अ कॉन्सेप्ट, यानी कि इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है और इंडिया में इनका महत्व क्या है, इनको कैसे इम्प्रूव किया गया। दूसरी चीज, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज की बात करेंगे, यानी कि औद्योगिक नीतियां क्या रही हैं इंडिया की इंडिपेंडेंस से लेकर के अब तक, जिसमें मेनली हम बात करेंगे इंडिया की सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 की। फर्दर हम बात करेंगे कि 1970s और 1980s के बीच में इस पॉलिसी में क्या डेवलपमेंट्स हुई, क्या इम्प्रूवमेंट आया। नेक्स्ट बात करेंगे न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, यानी कि एलपीजी की जो पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई थी 1991 में, उसके बारे में इंडस्ट्रियल पॉलिसी है ये। तो इसमें हम बात करेंगे कि ये दोनों ही पॉलिसीज क्यों इंट्रोड्यूस की गई और जो डेवलपमेंट्स हुए थे उनका क्या रीजन है। तो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, इंडिया जब आजाद हुआ 1947 में, तो उस वक्त देश की इकोनॉमिक हालत जो थी वो बहुत खराब थी। हाईली अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी थी हमारी, लेवल ऑफ इनकम बहुत कम था, गरीबी बहुत ज्यादा थी। तो गवर्नमेंट ने ये रियलाइज किया कि देश में इंडस्ट्रीज जो है वो बहुत कम है, उद्योग बहुत कम है और इकोनॉमी की हालत पतले होने का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है, क्योंकि हिस्ट्री की बुक अगर हम उठा के देखें तो समझ पाएंगे कि किसी भी कंट्री के ग्रोथ में, किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में इंडस्ट्रीज का कितना बड़ा हाथ है, उद्योगों का कितना बड़ा हाथ है। सो इंडिया ने अपनी ये जो कमी थी इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद समझ ली थी। इंडिया में मेनली 3 इकोनॉमिक पॉलिसीज आई, जिनमें से सबसे पहली पॉलिसी आई थी अप्रैल 1948 में इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद, जिसमें मेनली बात की गई इंडिया को मिक्स्ड इकोनॉमी बनाने की। क्योंकि उस वक्त क्या था कि हम नए नए आजाद हुए थे, हम अमेरिका और रशिया दोनों के करीब थे। सो रशिया चाहता था कि हम सोशलिस्ट इकोनॉमी अपनाएं, यानी कि समाजवाद अपनाएं, और अमेरिका क्योंकि पूंजीवाद में भरोसा रखता था, उसने पूंजीवाद का रास्ता चुन लिया था। तो वो चाहता था कि हम पूंजीवादी अपना इकोनॉमी रखे, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी रखे। तो इंडिया ने क्या किया कि दोनों की ही सुन ली या फिर दोनों की ही नहीं सुनी और हमने अपना ली मिक्स्ड इकोनॉमी, जहाँ पर हमने प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों एंटरप्राइजेस को इंक्लूड किया और इसके साथ ही लघु उद्योग यानी कि जो स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज है उस पर भी फोकस किया, जिससे हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। तो बेसिकली ये जो मोटा मोटी बात थी 1948 पॉलिसी की बात थी। अब इसके बाद क्या हुआ
जब इंडिया ने अपना फर्स्ट 5 ईयर प्लान कंप्लीट किया तो एक नीड अराइज हुई कंट्रीज में कि जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसमें कुछ रेजोल्यूशन लाए जाएं ताकि इकोनॉमी में कुछ ब्रॉडर गोल्स को अचीव किया जा सके। तो इस बात को ध्यान में रख करके अप्रैल 1956 को सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन को पास किया गया। अब इस पॉलिसी के कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 आई, उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे। तो बात कर लेते हैं कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 में बेसिकली बात क्या की गई, ऑब्जेक्टिव क्या थे उसके। तो सबसे पहले तो इंडस्ट्रीज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, सबसे पहले वो इंडस्ट्रीज जिनको कंप्लीटली स्टेट डेवलप करेगी, यानी कि गवर्नमेंट की मोनोपोली होगी उन इंडस्ट्रीज पर। इसमें मेनली 4 इंडस्ट्रीज को रखा गया। आर्म्स एंड एम्यूनिशन यानी कि हथियार और गोला बारूद जो है, आफ्टर दैट एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवेज एंड एयर ट्रांसपोर्ट। तो इन तीनों ही इंडस्ट्रीज पर गवर्नमेंट की मोनोपोली होगी, ऐसा इस पॉलिसी में कहा गया, यानी कि इनका डेवलपमेंट कंट्री में केवल गवर्नमेंट के अंडर ही होगा। सो टोटल इन सेक्टर से रिलेटेड 17 इंडस्ट्रीज थी जिनको सरकार ने अपने अंडर रखा, अपने मोनोपोली में रखा, अपने एकाधिकार में रखा। देन सेकेंड कैटेगरी जो थी उसमें शेड्यूल बी में 12 इंडस्ट्रीज को रखा गया, जिसमें मेनली मिनरल्स इंडस्ट्री, रोड ट्रांसपोर्ट, सी ट्रांसपोर्ट, मशीन टूल्स, एंटीबायोटिक्स, सिंथेटिक रबर और दूसरे इसेंशियल ड्रग्स जो थे उनको रखा गया बेसिकली इसमें। तो इसमें बात की गई कि पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों ही इंडस्ट्री साथ काम करेंगे बराबरी में। इसमें गवर्नमेंट का प्लान ये था कि इनिशियली प्राइवेट इंडस्ट्रीज को काम दिया जाएगा इंडस्ट्रीज को बनाने का, और बाद में इन कंपनीज को गवर्नमेंट अंडरटेक कर लेगी, और ऐसे थोड़ा स्पेस प्राइवेट कंपनीज को भी मिल जाएगा एक्सपैंड करने का। थर्ड कैटेगरी और लास्ट कैटेगरी में उन उद्योगों को रखा गया जो बच गए थे, ठीक है, लिस्ट ए और लिस्ट बी में जाने से, है ना। तो लिस्ट ए जो था उसमें क्या था, वो इंडस्ट्रीज रखी गई थी जिसमें मोनोपोली थी गवर्नमेंट की। लिस्ट बी में गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों को मिलकर के काम करना था, जिसमें 12 इंडस्ट्रीज को इंक्लूड किया गया था। लास्टली लिस्ट सी या शेड्यूल सी जिसे हम कहेंगे, ये आई। इसमें उन इंडस्ट्रीज को रखा गया जो शेड्यूल ए एंड बी में लिस्टेड नहीं थी, और इनको फुली प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दे दिया गया था। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। सो यहाँ पर बात की गई कि को एग्जिस्टेंस एंड कोऑपरेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर रहेगा, जिसमें यही कहा गया कि ऐसा कोई बिल्कुल फिक्स रूल नहीं बनाया गया है कि कोई इंडस्ट्री केवल गवर्नमेंट ही सेटअप कर सकती है एंड सर्टेन इंडस्ट्रीज केवल प्राइवेट एंटरप्राइज सेटअप कर सकती है। मतलब कि ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड होगा। अगर गवर्नमेंट चाहे तो प्राइवेट सेक्टर के लिए रिजर्व इंडस्ट्रीज को डेवलप कर सकती है, उसमें इन्वेस्ट कर सकती है, एंड प्राइवेट सेक्टर को ये अलाउ कर सकती है कि वो उन एरियाज में इंडस्ट्री सेटअप करे जो गवर्नमेंट के लिए रिजर्व्ड है। अब देखिए यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि आर्म एंड एम्यूनिशन, एटॉमिक एनर्जी, रेलवेज एंड एयर ट्रांसपोर्ट, ये जो एक्सक्लूसिव एरियाज हैं, सेक्टर्स हैं, वो गवर्नमेंट डोमेन में ही होंगे। इन पर गवर्नमेंट का ही मोनोपोली होगा, ठीक है। थर्ड बात करते हैं कि ये पॉलिसीज जो है वो प्राइवेट सेक्टर को उन गोल्स को फॉलो करने की परमिशन नहीं देते हैं जो स्टेट की पॉलिसीज से अलाइन नहीं करती हैं, जिनके बीच में कन्फ्लिक्ट होता है, या फिर जो पॉलिसीज स्टेट की बनाई हुई पॉलिसीज के खिलाफ जाती हैं। फोर्थ है रिडक्शन इन रीजनल डिस्पैरिटी। तो यहाँ पर बात की गई है कि रीजनल डिस्पैरिटी को खत्म करने के लिए बैकवर्ड एरियाज में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया जाना चाहिए। फर्दर यहाँ भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यानी कि कुछ लघु उद्योगों को बढ़ावा देने की बात की गई है, जैसे कि 1948 वाली पॉलिसी में की गई थी। क्योंकि देखिए होता क्या है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है ना, वो बहुत ज्यादा टेक्निकल या टेक्नोलॉजी इंटेंसिव नहीं होती हैं, वो लेबर इंटेंसिव ज्यादा होती हैं। तो लेबर इंटेंसिव होने की वजह से उनके अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का कैपेसिटी भी काफी ज्यादा होता है। तो जो स्मॉल स्केल वर्कर हैं, जो बहुत ज्यादा स्किल्ड नहीं है, उनके लिए ये एक एम्प्लॉयमेंट का माध्यम रहता है। नेक्स्ट पॉलिसी में बात की गई इंडस्ट्रियल पीस की। अब आप सोचेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन में पीस कहाँ से आ गया। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि 1956 के इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन में वर्कर्स का जो एक्सप्लॉयटेशन होता है उसको रिकॉग्नाइज किया गया है, और इस जरूरत को समझा गया है कि वर्कर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, और वर्कर्स को रिक्वायर्ड एमिनिटीज जो हैं, यानी कि उनके जरूरत के सभी साधनों को दिया जाना चाहिए, जिससे वो प्रॉपरली
अपने काम को कर सके सही तरीके से बिना किसी फिजिकल या फिर इमोशनल हार्म के परफॉर्म कर सके। लास्टली एक ऑब्जेक्टिव और सेट किया गया पॉलिसी में कि कंट्री में टेक्निकल एंड मैनेजरियल इंस्टीट्यूट को सेटअप किया जाएगा, क्योंकि ये नोटिस किया गया कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए देश में जो रिक्वायर्ड स्किल चाहिए, जो रिक्वायर्ड पर्सनल्स चाहिए, उनकी काफी कमी है। अब देखिए 1960 के बाद फिर टाइम चेंज हुआ एंड एक बार फिर से ये रियलाइज किया गया कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 में फिर से कुछ अमेंडमेंट्स की जरूरत है। तो 1970 से लेकर के 1980 के बीच में पॉलिसी में फिर से अमेंडमेंट्स पर काम किए गए। इनमें मोस्टली पॉलिसीज को थोड़ा और ज्यादा लिबरलाइज्ड बनाया गया, थोड़ा और ज्यादा टॉलरेंट बनाया गया। बात करेंगे कि इसमें क्या क्या चेंजेस आए। बेसिकली सबसे पहले रेजिंग लिमिट ऑफ एग्जेम्पशन फॉर लाइसेंसिंग। तो पहले क्या होता था कि 3 करोड़ तक एग्जेम्पशन दी जाती थी इंडस्ट्रीज को लाइसेंसिंग में, पहले यानी कि 1978 में। 83 में इसको बढ़ा करके 5 करोड़ किया गया, फिर 1989 में इसे 15 करोड़ तक कर दिया गया। और इंडस्ट्रीज अगर बैकवर्ड एरिया में खोले जाते हैं तो उनके लिए 50 करोड़ तक का एग्जेम्पशन कर दिया गया है। ठीक है। देन एक डेवलपमेंट आई डी लाइसेंसिंग के थ्रू। पॉलिसीज को लिबरलाइज करने के लिए बेसिकली क्या किया गया कि बहुत से इंडस्ट्रीज को डी लाइसेंस कर दिया गया। अब लिबरलाइजेशन का क्या मतलब होता है, हिंदी में उदारीकरण हम कहते हैं ना। तो होता क्या है कि ज्यादा इंक्लूसिव इकोनॉमी रखी जाती है, ज्यादा लोगों को इंक्लूड किया जाता है। तो ऐसा करने के लिए क्या किया गया कि 28 कैटेगरीज के इंडस्ट्रीज को डी लाइसेंस कर दिया गया, मतलब कि उनको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है अपने इंडस्ट्री को ओपन करने के लिए। देन MRTP और FERA के अंदर जो भी कंपनीज आती थी उनको बहुत ही कंसेशन दिए गए। MRTP यानी कि मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस और फेरा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट जो पहले था। तो इनके अंदर जो भी कंपनीज आती थी उनको बहुत से कंसेशन दिए गए। आफ्टर दैट एक स्कीम लाई गई ब्रॉडबैंडिंग ऑफ इंडस्ट्रीज की, जिसमें बेसिकली बात की गई कि इंडस्ट्रीज को ब्रॉड कैटेगरीज में बांट दिया जाएगा। लगभग 45 कैटेगरीज को रिकॉग्नाइज किया गया और 45 कैटेगरीज को कवर किया गया ब्रॉडबैंडिंग के थ्रू। फर्दर एक प्रोविजन बनाया गया मिनिमम इकोनॉमिक स्केल ऑफ ऑपरेशन का, जिसमें डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लिए मिनिमम इकोनॉमिक स्केल ऑफ ऑपरेशन डिसाइड किए गए। तो इसके थ्रू क्या होना था, गवर्नमेंट एक्सपेंशन को इकोनॉमी में इनकरेज कर रही थी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल यूनिट्स के थ्रू। आगे फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन लिए गए गवर्नमेंट के थ्रू। बैकवर्ड एरियाज में डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए डी लाइसेंसिंग की जो पॉलिसी थी उसको MRTP एंड फेरा के अंडर जो इंडस्ट्रीज आती थी उन पर भी लागू किया जाएगा। बैकवर्ड एरिया में फर्दर 100 ग्रोथ सेंटर्स खोले जाएंगे 5 इयर्स के पीरियड में। सेंटर्स का मेन काम क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स को दूर करना और बैकवर्ड एरिया में उनको समझना। एंड लास्टली गवर्नमेंट के थ्रू वेरियस कंसेशंस जो है वो अनाउंस किए गए इंडस्ट्रियल पॉलिसी में, स्पेसिफिकली एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए। तो इतने सारे अमेंडमेंट्स किए गए 80s के टाइम पर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 में। तो इन्हीं पॉलिसीज के साथ भारत की अर्थव्यवस्था लगभग 10 साल के लिए चलती रही। फिर आया दौर 1990 का। उस वक्त तक इंडियन इकोनॉमी की हालत काफी चरमरा चुकी थी। ठीक है, काफी खराब हो चुकी थी। मतलब कि हालत ये हो गए थे कि अगर उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह नहीं होते और उन्होंने नई इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं बनाई होती तो इंडिया अपने पेमेंट्स जो हैं जो फॉरेन कंट्रीज को करना था उसमें डिफॉल्ट कर जाता। 1991 में PV नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर नियुक्त किया। मनमोहन सिंह जी पहले RBI के गवर्नर भी रह चुके थे और इन्होंने इंडिया को 1991 में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी दे करके इकोनॉमिक क्राइसिस से बचा लिया। तो इनका एक बहुत बड़ा योगदान है। तो देखिए हमको ऑब्जेक्टिव समझना है पॉलिसी का कि बेसिकली इसको बनाने का रीजन क्या था और कौन से मकसद को पूरा करना था इसे, यानी कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। तो सबसे पहले तो लाइसेंसिंग को हटाया गया है ना, लिबरलाइजेशन की जो हमने बात की, मतलब कि इंडस्ट्री से लाइसेंसिंग को कम कर दिया गया। केवल 6 इंडस्ट्रीज तक ही लिमिटेड रखा गया और वो 6 इंडस्ट्रीज क्या थी, मतलब कि अगर आपको इस 6 इंडस्ट्रीज में बिजनेस करना है, इंडस्ट्री लगानी है, तभी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। वो इंडस्ट्रीज थी एल्कोहल, सिगरेट, खतरनाक टाइप के जो केमिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस एंड डिफेंस इक्विपमेंट्स, ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज एंड लास्टली
एक्सप्लोजिव्स जितने हैं, ठीक है। तो अगर आपको इनकी इंडस्ट्री लगानी है तो आपको स्पेसिफिकली लाइसेंस लेना पड़ेगा, नहीं तो बाकी सारी इंडस्ट्री जो है वो उनको डी लाइसेंस कर दिया गया, उसके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं थी। फिर क्या किया गया, पब्लिक सेक्टर के रोल को रिड्यूस किया गया। 1956 की पॉलिसी में 17 इंडस्ट्रीज को पब्लिक सेक्टर के अंडर रखा गया था। 1991 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी में इसको रिड्यूस करके कितना कर दिया गया, 8 कर दिया गया, यानी कि 8। और अगर करेंटली बात करें एज ऑफ नाउ, तो केवल 2 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनको गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर के अंडर रिजर्व रखा गया है, और वो कौन सी 2 इंडस्ट्रीज है, वो है एटॉमिक एनर्जी एंड वेरी इंपॉर्टेंट रेलवेज। रेलवेज का भी कोई ठिकाना नहीं है, आज प्राइवेट हुई कल प्राइवेट हुई। देन MRTP एक्ट यानी कि मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट के अंडर एक सर्टेन लेवल तक अगर फर्म के असेट का वैल्यूएशन होता है तो उसको MRTP फर्म्स कहा जाता था। तो इन फर्म्स को केवल सेलेक्टेड इंडस्ट्रीज में ही एंटर करने की परमिशन थी, जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में ड्रॉप कर दी गई, यानी कि MRTP फर्म जैसी कोई चीज नहीं रह गई थी। आगे 1991 की पॉलिसी में एक लिस्ट प्रोवाइड की गई, जो लिस्ट थी हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज की। तो इन इंडस्ट्रीज के लिए ऑटोमेटिक परमिशन अवेलेबल कराया गया डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट के थ्रू, यानी कि FDI के थ्रू। तो आई होप कि FDI का मतलब आप सभी जानते होंगे। FDI में एक फॉरेन कंट्री जो है दूसरे कंट्री के बिजनेस की असेट में इन्वेस्टमेंट करती है। तो इससे क्या होता है, नई इंडस्ट्रीज को सपोर्ट मिलता है, बाहर से देश में इन्वेस्टमेंट आता है, टेक्नोलॉजी आती है। मतलब कि बेसिकली गवर्नमेंट कहती है फॉरेन कंपनीज को कि आप हमारे कंट्री में आइए, अपना बिजनेस सेटअप करिए, हम आपको सारे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, हम आपको रोड देंगे, हम आपको रॉ मटेरियल अवेलेबल कराएंगे एंड दिस एंड दैट। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए अगर एप्पल जो है उसने अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप किया है इंडिया में, तो एप्पल उससे क्या आ रहा है, उससे FDI आ रहा है, ठीक है, उसको हम FDI कहेंगे। नए इंडस्ट्रियल यूनिट को सेटअप करने की बात की गई है आगे उन सिटीज में जिनकी पॉपुलेशन 1 मिलियन के करीब है, ठीक है, उन सिटीज में इंडस्ट्रियल लाइसेंस या फिर गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं होगी। इसके बाद एक फेज्ड मैनर में मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया था, मैन्युफैक्चरिंग को इंडिजिनाइज करने के लिए, ठीक है, यानी कि स्वदेशी उत्पादन के लिए भी क्या किया गया था, एक प्रोग्राम चलाया गया था, जिसको लेटर ऑन क्या कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया। लास्टली रिमूवल ऑफ मैंडेटरी कन्वर्टेबिलिटी क्लॉज। तो प्राइवेट कंपनीज अपने फंड्स के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरोइंग लेते हैं, ये हमको पता है कैपिटल मार्केट में होता है। सो ये बैंक्स एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशंस जो थे वो एक प्रैक्टिस ये किया करते थे कि एग्रीमेंट्स बना लेते थे और लोन्स के कुछ पार्ट को इक्विटी में कन्वर्ट कर लेते थे, अगर उनका मैनेजमेंट इस चीज को कंसिडर करता था कि मतलब ये जरूरी है करना। तो 1991 की पॉलिसी में इस मैंडेटरी कन्वर्टेबिलिटी लॉ को खत्म कर दिया गया। उसमें बेसिकली बोला गया कि आप इम्पोज नहीं कर सकते इस तरीके के लॉज को। सो ये थी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे पॉलिसी के। सो इस वीडियो में हमने भारत की औद्योगिक नीति को समझा, यानी कि इंडिया की इंडस्ट्रियल पॉलिसी को समझने की कोशिश की। आई होप कि वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। फर्दर क्वेरीज एंड अपडेट्स के लिए आप इग्नू ज्ञान कोश के सोशल मीडिया हैंडल्स को जरूर फॉलो करिए, लिंक्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। टिल देन गुड बाय एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।